इकराम, बैगाना की गयूर जनता, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, नौजवानों, शहनशीन पर तशरीफ फरमा मोहतरम जनाब तौसीफ आलम साहब, उम्मीदवार बहादुरगंज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जनाब अख्तरुल ईमान साहब, रुकन असम्बली वो सदर बिहार प्रदेश मेरे छोटे भाई मासूम साहब, रुकन असम्बली हैदराबाद जनाब माजिद हुसैन साहब और तमाम कौम और मिलत के जिम्मेदारान जो आज यहाँ पर मंच पर तशरीफ फरमा हैं, मेरे बुजुर्गों, इज्जतदार माँ और बहनों, गयूर नौजवान साथियों, आज से 11 साल पहले जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सीमांचल की सरजमीन से अपने सियासी सफर का आगाज किया, उस वक्त से लेकर आज तक हर कोई कांग्रेस का नेता हो, भाजपा का नेता हो, जेडीयू का हो या राजद का हो, वो सब एक ही सवाल करते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद को छोड़कर यहाँ क्यों आया है। 1800 किलोमीटर का सफर करके आखिर उसको सीमांचल आने की क्या वजह है हैदराबाद छोड़कर। मैं आपको बता रहा हूं और पहले भी बता चुका हूं कि अगर मुझे लालच होता तो मैं अपने जमीर का सौदा करके किसी नाम निहाद सेकुलर पार्टी के लिए इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेता। हज़ा हो रही है। मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, बहनों, हम आपको बता रहे थे कि जब सीमांचल की जमीन पर यहाँ पर आए थे, उस वक्त से आज तक कांग्रेस, राजद, भाजपा और तमाम सियासी पार्टी के लोग हमसे सवाल करते कि तुम इतनी दूर हैदराबाद से यहाँ पर क्यों आए हो। हमारा जवाब उनके लिए यही रहा कि अगर हम में लालच होता तो हम किसी नाम निहाद सेकुलर पार्टी के लिए इंतखाबी मुहिम में हिस्सा ले लेते। अगर हमको सत्ता चाहिए था तो हम कहीं पर मंत्री बनकर बैठ जाते। अगर हमको कहीं शोहरत की जरूरत होती तो हम कुछ और काम कर लेते। मगर 11 साल पहले जब हम सीमांचल की सरजमीन पर आए और पहली मर्तबा इलेक्शन लड़ा तो हमने आपकी आंखों में सच्चाई को देखा, हमने आपकी जबानों पर इखलास को सुना, इखलास की जबान को हमने सुना और हमने इस बात को महसूस किया कि वो सरजमीन है जहां पर बसने वालों से 75 साल से नाइंसाफी की जा रही है और हमने अपने जिंदगी का मकसद बना लिया कि ओवैसी को अल्लाह जब तक जिंदा रखेगा हम सीमांचल की नाइंसाफी को ख़त्म करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। और हमने तय कर लिया कि 2015 में कि इलेक्शन का नतीजा चाहे कुछ भी आ जाए 2015 में, अब हम सीमांचल को नहीं छोड़ने वाले हैं। हम उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक सीमांचल की जनता के चेहरों पर हकीकी मुस्कुराहट ना आ जाए। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपने इस हमारे 11 साल के अरसे में मुझे बड़ी मोहब्बतों से नवाजा, बल्कि मैं आज इस कहने के मौक़िफ़ में हूँ कि हैदराबाद के बाद औरंगाबाद और सीमांचल की जनता ने असदुद्दीन ओवैसी को बहुत मोहब्बतों से नवाजा। अल्लाह आप तमाम को हमेशा सलामत रखे। हम तो यही ख्वाहिश रखते हैं और कोशिश करते हैं कि आपके दिल के किसी कोने में हमारी मोहब्बत पैदा हो जाए। हमारी दुआ भी अल्लाह से ही होती है और अल्हम्दुलिल्लाह
हमको लगता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारी दुआ को कबूल किया। और मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, बुजुर्गों, गयूर नौजवान साथियों, दिलों को मोड़ने वाला हमारा ईमान है कि किसी का भाषण नहीं होता, वो सिर्फ अल्लाह का करम की वजह से होता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमारे जलसों में हमारा भाषण सुनने के लिए लोग बड़ी तादाद में आते हैं। आज भी आप बड़ी तादाद में आए, अक्सरों का समंदर नजर आ रहा है, माँ और बहनों का, बुजुर्गों का, नौजवानों का। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आपका ये खादिम ओवैसी भारत की 540 की ऐवान में जो मंजलिस का एक एमपी है, मगर ये एक एमपी जब खड़े होकर बेखौफ होकर मोदी की आंखों में आंखें डालकर कांग्रेस के राहुल, राजद और नीतीश के एमपीज के सामने सच्चाई को बयान करके उनको जालिम कहता है, ये सब आपकी दुआओं का नतीजा है, मेरा करम है, मेरे अल्लाह का, मेरे माँ बाप की दुआएं हैं। तो कोचा दामन और बहादुरगंज, ठाकुरगंज, किशनगंज, अमूर और बैसा, अरारिया और बलरामपुर की जनता से ओवैसी आज अपील कर रहा है, जब एक आदमी 540 के दरमियान में खड़े होकर सच्चाई को बयान कर सकता है, जालिम को जालिम कहता है, मजलूम के इंसाफ की लड़ाई लड़ता है, तो क्या बहादुरगंज की जनता 11 तारीख को जालिमों के खिलाफ पतंग छाप वोट देगी? आपको देना है ताकि हम जुल्म का खात्मा कर सके, नाइंसाफी का खात्मा कर सके। 11 तारीख को आपको मंजलिस के नाम पर पतंग छाप वोट देना है। आपको आपका खादिम ओवैसी जो आपके लिए लड़ रहा है, इस लड़ाई में उसको कामयाब करने के लिए जो सीमांचल की कामयाबी होगी उसके लिए वोट देना है। आपको अपनी माँ के लिए वोट देना है जिसके आंख में आंसू बह रहे हैं सालों से। आपको अपने बेटे को और बेटी को देखकर वोट देना है ताकि हम उनके ख्वाबों को पूरा कर सके। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इंसाफ को कामयाब करने के लिए 11 तारीख को पतंग छाप को वोट देना है। आज आप देख लिए, आज आप देख रहे हैं कि ओवैसी को रोकने के लिए सीमांचल में मोदी भी आ गए, अमित शाह भी आ गए। ओवैसी को रोकने के लिए कि सीमांचल की जनता को अगर इंसाफ मिल जाएगा तो फिर हमारा क्या होगा, इसीलिए मोदी, अमित शाह भी आ गए, तीर छाप के लोग आ गए, चिराग पासवान आ गए, कांग्रेस के राहुल आ गए, राजद के तेजस्वी आ गए, यूपी से अखिलेश यादव आ गए। मगर इन तमाम से हम कह रहे हैं, सुनो, अगर एक अकेला ओवैसी खड़ा है तो किस लिए खड़ा है? अल्लाह की जात पर भरोसा करके खड़ा है। अगर एक ओवैसी के साथ ये लाखों की जनता खड़ी है इन ताकतवर लोगों के सामने, तो हम बदर को देखकर खड़े हैं, हम करबला को देखकर खड़े हैं, और अल्लाह हमको कामयाब और कामरान करेगा। अरे और किसको बुलाना है बुला लो, ओवैसी छोड़कर नहीं जाएगा सीमांचल को। तुम ये समझ रहे कि मोदी आएगा, राहुल आएगा, अमित शाह आएगा, तेजस्वी आएगा तो ओवैसी पीछे हटेगा? अरे लाखों का लश्कर उतार दो, मैं गर्दन कटाऊंगा, पीछे नहीं हटने वाला हूं मैं। क्यों आते हैं? इसलिए आते हैं कि सीमांचल के जनता को इंसाफ नहीं मिलना चाहिए। क्यों आते हैं कि बच्चों को शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए। क्यों आते हैं कि एक माँ जो अपने पेट में 9 महीना बच्चा रखकर पैदा करती है, सबसे ज्यादा बच्चा पैदा होने के बाद मृत्यु दर अगर होता है तो मुसलमान और सीमांचल की सरजमीन पर होता है। अगर सबसे ज्यादा बच्चा बिहार में या बेटी में, छोटे बच्चे में खून की कमी होती है तो सीमांचल के बच्चे और बच्चियों में होती है। वो नहीं चाहते कि इनके जिस्मों में खून आ जाए। नदी कटाव का काम है, सैलाब आता
जमीन को काट कर लेकर चला जाता, उसको मुआवजा नहीं दिया जाता। ये नहीं चाहते कि तुमको मुआवजा मिले। मजलिस ओवैसी कह रहा है कि नौजवानों के पलायन को रोकना है। ये नहीं चाहते कि नौजवान का पलायन रुके, क्योंकि तमाम जालिम लोग, इनकी जिंदगी खत्म हो जाएगी जब सीमांचल का बेटा दिल्ली के बिल्डिंगों पर काम नहीं करेगा, मुंबई के कारखानों में बैग को नहीं सिएगा। ओवैसी की जिंदगी की बड़ी ख्वाहिश है कि इन बच्चों के पलायन को रोके। ये नहीं चाहते कि पब्लिक हेल्थ सेंटर में, ब्लॉक में, दवाखाने में डॉक्टर बैठे या आपको दवाएं मिले। इसलिए सब उतर रहे हैं एक के बाद एक के बाद एक के बाद। मगर इंशाअल्लाह ताला ना मेरा कदम कभी डगमगाया, ना मैं कभी ताकत को देखकर खौफ खाने वाला हूँ। मैं डरता हूँ तो सिर्फ दुआ करता हूँ कि अल्लाह तेरा खौफ हमेशा मेरे दिल में रहे और तू दुनिया के जालिमों के खौफ से मुझे आजाद कर दे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये लड़ाई मजलिस है। 75 साल से बिहार में सत्ता कभी कांग्रेस को मिली तो कभी राजद को मिली। 20 साल कांग्रेस को सरकार मिली, राजद को 15 साल। कभी नीतीश कुमार 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी को मिली। मुख्तलिफ कोएलिशन सरकारें बनी। बताओ 75 साल में तुमने सीमांचल को लाचार और लावारिस यतीम बनाकर क्यों छोड़ा? आज मजलिस ओवैसी, अख्तरुल ईमान, तौसीफ आलम सीमांचल की लड़ाई के लिए काम कर रही है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये लड़ाई में आपको हमारा साथ देने की जरूरत है। दूसरी तरफ प्रोफेसर साहब कहते हैं कि मैं 4 बार इलेक्शन हार गया। बोलते हैं ना, मैं 4 बार इलेक्शन हार गया। प्रोफेसर साहब, मैं 75 साल से रोज हार रहा हूं। मैं 75 साल से मेरे बच्चे मर रहे हैं। 75 साल से जमीन सैलाब में कट रही है। प्रोफेसर साहब, 75 साल से माएं अपने औलाद को 9 महीने के बाद पैदा करती हैं तो 50% बच्चे मर जाते हैं। प्रोफेसर साहब, हम तो रोज मर रहे हैं। प्रोफेसर साहब, कभी पानी में डूबकर, तो कभी पुल नहीं होने की बिना पर, तो कभी एम्बुलेंस नहीं होने की बिना पर। ये लड़ाई मेरी माँ और बहनों, एक प्रोफेसर, एक ओवैसी की नहीं है। ये लड़ाई सीमांचल के लाखों लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए है। और सुन लो कांग्रेस, राजद, बीजेपी वालों, तौसीफ आलम को एमएलए बनाना है, मगर असल मकसद क्या है कि अख्तरुल ईमान एमएलए बने या फिर हसनैन बने ठाकुरगंज से इंशाअल्लाह, या फिर इजार हमारे असली वहां पर किशनगंज से हमारा कैंडिडेट आगाज बने एडवोकेट, या कोचा दामन से सरवर आलम बने, बैसी से गुलाम सरवर बने इंशाअल्लाह, अरारिया से मंजूर आलम बने, बलरामपुर से आदिल हसन बने, एमएलए बनेंगे। मगर असल मकसद क्या है? ये जो सीमांचल के नाइंसाफी का गेम हो रहा है, इस खेल को खत्म करना है। ये खेल खत्म करना है और इसीलिए सब उतर रहे कि अगर खेल खत्म हो गया तो सीमांचल आगे बढ़ जाएगा। तो खेल खत्म करेगा ओवैसी इंशाअल्लाह ताला, तुम्हारा गेम खत्म करेगा। मैं मरने को तैयार हूं, मगर नाइंसाफी को बर्दाश्त नहीं कर सकते हम। तो ये खेल खत्म करना है। और प्रोफेसर साहब, क्या तुम्हारी जिंदगी इन गरीबों से बढ़कर है जो 75 साल से तड़प रहे हैं, जो आज इनको नजर आया कि कम से कम कोई उठा सीमांचल जिंदाबाद का नारा कहकर, जो आज कम से कम हमारी तकलीफ को बयान कर रहा है, जो पार्लियामेंट में हिंदुस्तान की दफा 371 के तहत सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल की बात कर रहा है, जो हमारे बच्चों की जान बचाने की बात कर रहा है, जो शिक्षा की बात कर रहा है, जो अस्पताल की बात कर रहा है, जो पुल की तामीर की बात कर रहा है, और जो कह रहा है
कि अगर बिहार में बहार है तो सीमांचल में बाढ़ है, मगर सीमांचल में बहार आएगी पतंग छाप को वोट लगाने से आएगी। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, ये जालिमों ने कुछ जोकरों को भी भिजाया है, कुछ जोकर लोग भी आए, अपना कर्तव्य दिखाया, मगर याद रखिए शेर के सामने कोई जोकर को लाठी नहीं मार सकता। तुम दरी बिछाने का काम कर सकते हो, हम दरी नहीं बिछाएंगे। हम अपना हक लेकर रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम अपने बच्चों के मुस्तकबिल को कुर्बान होने नहीं देंगे। और मेरा मानना यह कि सीमांचल की सरजमीन में हमारे बेटा और बेटी में इतना काबिलियत है कि वो ना सिर्फ बिहार का मुख्यमंत्री बन सकता है बल्कि देश का भी क़ियादत कर सकता है। और इंशाअल्लाह ताला, सुनो प्रोफेसर, अब ओवैसी की नजर पटना के साथ साथ दिल्ली पर भी लग चुकी है। तो क्या सीमांचल का बेटा मेरा साथ मुरादाबाद चलेगा? क्या सीमांचल का बेटा मेरा साथ गाजीपुर चलेगा? क्या सीमांचल का बेटा मेरा साथ मीरठ को चलेगा? क्या सीमांचल का बेटा मेरा साथ कर्नाटका को चलेगा? चलने से मुराद साथ नहीं, तुम्हारी दुआएं चाहिए बस, तुम्हारी दुआएं चाहिए बस। और हमको गाली देने वालों, अखिलेश यादव क्यों आया? उत्तर प्रदेश का साबिका मुख्यमंत्री नाखलक यहां पर क्यों आया? इसलिए आया, क्यों आया? इसलिए आया कि तेजस्वी यादव की मदद करने आया। तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव बोला कि मेरा यादव भाई परेशान है, तो दौड़ के आया। और ओवैसी 11 साल से सीमांचल के खाक और खून को छान रहा है, और तुम पूछते मैं क्यों आया? मैं आपके लिए आया हूं, अपने लिए नहीं आया हूं। मैं अपनी जात के लिए नहीं आया हूं, मैं कोई पैसा कमाने के लिए नहीं आया हूं। अल्लाह ने मुझे बहुत कुछ दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। ये फर्क है इन दोनों में। और हम आपको बता रहे हैं कि आप इत्तेहाद को मजबूत रखिए, इंतशार का शिकार मत होइए। तफरीका पैदा करने की कोई कोशिश करेगा। और हम बहादुरगंज के हमारे हिंदू भाइयों को भी बोल रहे हैं, ये लड़ाई सीमांचल की, आप हमारा साथ दो। मोदी तो आपको घुसपैठी कहता है, पूरे सीमांचल को एक साथ कहता है सब घुसपैठी है। मोदी अमित शाह के पास, राजद के तेजस्वी के पास कोई दिखाने को कुछ नहीं है, तो घुसपैठी बोल दो, घुसपैठी बोल दो। और अमित शाह बोल रहे कि घुसपैठियों को हम निकालेंगे। अरे जब घुसपैठी नहीं है तो क्या निकालोगे? निकालना है तो भाजपा को निकालो सीमांचल से इंशाअल्लाह। राजद कांग्रेस बोलते कि सरकार बनाओ। कितनी सरकारें आप और हमने बनाई बताओ? हमारे परदादा ने बनाई, फिर हमारे दादा ने बनाई, हमारी परदादी ने बनाया, दादी ने परदादा ने बनाया, दादा ने बनाया, दादी ने बनाई, परनाना ने बनाया, परनानी ने बनाया, नाना ने बनाई, नानी ने बनाया, नाना भी बना दिया। अब आकर हमसे बोल रहे फिर हमको बनाओ, फिर हमको बनाओ। 15 साल लालू परिवार, 20 साल कांग्रेस, अब आके बोल रहे हैं सरकार को बनाओ। ओवैसी बोल रहा है सीमांचल को बनाओ, ओवैसी बोल रहा है बहादुरगंज को बनाओ। माहौल बनाओ और मुकद्दर के फैसले आपको खुद करना है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम हमारे हिंदू भाइयों से कहना चाह रहे हैं, हम क्षेत्रीय न्याय की बात कर रहे हैं। ये सीमांचल का क्षेत्र है जो भारत का सबसे पिछड़ा इलाका है। हम इसकी इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम किसी समुदाय के ना खिलाफ थे ना कभी रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। सच्चा मुसलमान किसी के खिलाफ नफरत नहीं कर सकता। मुझे जुल्म से नफरत है, मुझे किसी मजहब से नफरत नहीं है, मुझे नाइंसाफी से नफरत है, मुझे किसी इंसान से नफरत नहीं है, मुझे बुराई से नफरत है, मुझे बुरे से नफरत नहीं है।
ये मेरी लड़ाई है। अब जाकर संविधान की किताब उठाकर पढ़ लो। 38(2) क्या कहता है? नरेंद्र मोदी 38(2) पढ़ लो, तेजस्वी राहुल 38(2) पढ़ लो। 38(2) में लिखा हुआ है कि भारत में जो इलाका कमजोर होगा, गरीब होगा, दौलत कम होगी, बेरोजगारी होगा, तो वहां पर नाइंसाफी को खत्म करना चाहिए। संविधान का 38(2) कहता है। ये जालिम लोग बोलते हो वैसी भड़काऊ भाषण देता है। अरे जाहिलो, अनपढ़ो, तुमको पढ़ना नहीं आता, मैं पढ़ के देखकर बोल रहा हूं। 38(2) संविधान की जाकर अभी देखना गूगल में, हजरत गूगल के स्पीकर पर डाल के बोलो, अरे बोल 38(2) क्या होता है। आजकल तो गूगल सुरजापुरी जबान को भी समझता है, और सुरजापुरी लोगों के लिए वादा कर रहे हैं कि सेंट्रल में एनेक्शर 2 में आपका नाम डलवाने की कोशिश ओवैसी कर रहा है, करता रहेगा। इसकी बात ना मोदी करेगा, ना राहुल करेगा, ना तेजस्वी करेगा, क्योंकि हमारे दिल का गम तो कौन बोल सकता है जिसको गम मालूम, जिसको तकलीफ मालूम। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, लोग असबियत के नाम पर अख्तरुल ईमान को हराना चाहते हैं अमोर से। हमने वहां पर भी कहा कि फखर से कहो कि तुम कुलैया हो, सुरजापुरी हो, शेरशाहबादी हो, अंसारी हो, शेख हो, मंसूरी हो, नाई हो, मगर याद रखो, मस्जिद को छीनने का कानून जो बनाया उसका साथ मत दो। जो सीमांचल को पसमानदा कर दिया उन पार्टी का साथ मत दो। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देंगे, ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देंगे, ईंट का जवाब पतंग छाप को वोट देकर देंगे इंशाअल्लाह। ईंट का जवाब क्या करेंगे? जोर से बोलो। जिल्लत का जवाब, नाइंसाफी का जवाब, गुर्बत का जवाब, जमीन कटाव का जवाब, जमीन धसन का जवाब, टूटे पुल का जवाब, घुसपैठिया कहने वाले का जवाब, नमक हराम कहने वाले का जवाब, चरमपंथी कहने वाले का जवाब, चरमपंथी कहने वाले का जवाब, NRC का जवाब, ट्रिपल तलाक के गलत कानून का जवाब, वक्फ के काले कानून के खिलाफ, सीमांचल के लिए। तो लगाओ मेरे साथ नारा, सीमांचल जिंदाबाद, सीमांचल जिंदाबाद, बहादुरगंज की जनता जिंदाबाद, हमारा इत्तेहाद जिंदाबाद, सुरजापुरी जिंदाबाद, कुलैया जिंदाबाद, शेरशाहबादी जिंदाबाद, अंसारी शेख मंसूरी जिंदाबाद। पतंग छाप, पतंग छाप, नारे तकबीर, नारे तकबीर। 11 तारीख को वोट डालिए। मोदी पर कितना होगा? 100% अपना वोट डालिए इंशाअल्लाह ताला, 100%। और तौसीफ आलम पतंग छाप अब की बार 1 लाख। हाँ, सलाम अलैकुम।